नीचे हॉल में सभी तैयारी पूरी करके शेखर जी और मीनाक्षी जी बैठे हुए उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उनके कानों में गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज़ सुन करके शेखर जी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, लगता है कि वो लोग आ गए। मैं देखता हूँ एक बार बाहर जा कर के। ठीक है, आप जा कर के देखिए। मैं भी एक बार किचन में जा कर के देखती हूँ कि मीठी ने सारी तैयारी सही से कर तो रखी है ना, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है। मीनाक्षी जी सोफे पर से उठते हुए, देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं, और ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए हम लोगों की तरफ से। शेखर जी मीनाक्षी जी को हिदायत देते हुए वहाँ से चले जाते हैं बाहर की तरफ। जी बिल्कुल, मीनाक्षी जी एक स्माइल के साथ मीनाक्षी जी उठकर किचन की तरफ चली जाती है और शेखर जी बाहर गेट की तरफ चले जाते हैं। तभी गेट पर आकर कार रुकती है और उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं। लोगों को निकलते देख करके शेखर जी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, आइए आइए। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? शेखर जी हाथ जोड़कर सामने खड़े लोगों का स्वागत करते हुए, नमस्ते जी नमस्ते। अरे नहीं जी, नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। घर ढूंढने में आपने बड़े अच्छे तरीके से रास्ता जो समझा दिया था हमको। विशाल जी मुस्कुराते हुए, लड़के के पिता, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए फिर अंदर बैठकर बात करते हैं। चलिए ना भाभी जी, आप भी चलिए अंदर। शेखर जी मुस्कुराते हुए सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और हॉल में बैठ जाती हैं। कुछ समय पहले आज शेखर जी और मीनाक्षी जी की बेटी सारिका को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। मीनाक्षी देखो जरा, जा करके सारिका तैयार हो गई क्या या नहीं? लड़के वाले पहुंचने ही वाले हैं किसी भी समय यहाँ पर। शेखर जी परेशानी के भाव से मीनाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जय जय जी, जाकर देख रही हूँ मैं अभी। हाँ जल्दी जाओ भाई, समय नहीं बचा है बिल्कुल अब। मीनाक्षी जी शेखर जी की बातों को सुनकर के ऊपर सारिका के कमरे की तरफ बढ़ते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर जाने लगती हैं। सारिका तैयार हो गई क्या बेटा? मीनाक्षी जी बोलते हुए सारिका के कमरे का दरवाजा खोलती है। जी आंटी, सारिका बिल्कुल तैयार है, देखिए तो जरा आप भी। सारिका के पास में खड़ी सारिका की सहेली आस्था सारिका को मीनाक्षी जी की तरफ घुमाते हुए बोली, हाय कितनी प्यारी लग रही है आज तू, कहीं आज मेरी ही नज़र न लग जाए मेरी बेटी को। मीनाक्षी जी अपने हाथों से सारिका की बलाई लेते हुए बड़े प्यार से बोलती है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए, अच्छा सुनो बेटा, जब मैं तुम्हें बोलूँगी तब तुम सारिका को लेकर नीचे आ जाना, ठीक है ना बेटा? मीनाक्षी जी पास खड़ी आस्था से, जी आंटी। आस्था मुस्कुराती हुए और इतना बोल करके फिर मीनाक्षी जी वहाँ से नीचे चली जाती है। तो और मैडम कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही होगी अपने उनको देखने की। आस्था सारिका के कंधे पर अपने कंधे से धीरे से मारकर उसकी खिंचाई करते हुए, अब बस भी कर यार आस्था, कितना चढ़ाएगी मुझे तू अब? सुबह से छेड़े जा रही है सारिका मुंह बनाते हुए मेहमान आने पर। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, चाय नाश्ता और पानी का इंतजाम करके लाओ जल्दी। शेखर जी मीनाक्षी जी को आवाज़ देते हुए, जी लाई अभी। बिल्कुल। मीनाक्षी जी सबको नमस्ते करके वहाँ से किचन में चली जाती है। ए मीठी, मीठी, जल्दी से मेरे साथ पानी लेकर चल बाहर, और हाँ चाय रख दे गैस पर पहले, मीनाक्षी जी ने कहा। जी जी भाभी। मीठी पानी का जग हाथ में लिए हुए कुछ देर बाद मीनाक्षी मीठी को साथ लेकर हॉल में सभी के लिए पानी और चाय नाश्ता
लेकर जाती है और मीठी से सभी चीज़ों को सामने रखे टेबल पर रखने के लिए बोलती है। सभी खाने की चीज़ों को मीठी वहाँ रख कर चली जाती है। लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए। शेखर जी विशाल जी की तरफ पानी का गिलास बढ़ा करके, हाँ शेखर जी सब लेंगे, लेकिन पहले जिस काम के लिए आई है उसे तो कर ले। विशाल जी पानी का गिलास शेखर जी के हाथों से लेते हुए, हाँ जी भाई साहब, बेटी को बुलाइए। कविता जी, लड़के की माँ। जी बिल्कुल बुलाते हैं। अभी सारिका को। फिर शेखर जी मीनाक्षी जी को सारिका को बुलाकर लाने का इशारा करते हैं और मीनाक्षी अपने आंखों की पलकों को झपकाकर उसे अभी लेकर आने का इशारा करती है और वहां से उठ करके ऊपर सारिका के कमरे की तरफ जाने लगती है। और नमन, क्या कर रहे हो बेटा जी? आप शेखर जी पास बैठे लड़के को देखते हुए, जी अंकल, मैं जिला न्यायालय में वकील हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात की सरकारी नौकरी है। शेखर जी, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे भी आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना जैसे कोयले की खान में हीरा ढूंढना के बराबर है। मतलब बहुत ही मुश्किल काम हो गया है आज के इस बेरोजगारी के समय में। विशाल जी चाय की चुस्की लेते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। शेखर जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, लीजिए सारिका भी आ गई। और उसकी देखने की दिशा में सभी लोग एक साथ देखने लगते हैं। गुलाबी कलर का पटियाला सूट पहने, खुले बाल जो कमर तक आते हुए, पैरों में जूती, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल, बिल्कुल सिंपल लुक जिसमें कुल मिलाकर बहुत प्यारी लग रही है। सारिका अपनी पलकें झुकाए हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और अपने पापा की बगल में रखी चेयर पर बैठ जाती है और उसके पास आस्था भी बैठ जाती है और मीनाक्षी जी जाकर के शेखर जी के पास बैठ जाती हैं। ये है मेरी बेटी सारिका। शेखर जी उसकी तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं, बड़ी ही सुंदर है आपकी बेटी मीनाक्षी जी। कविता जी सारिका को देख करके कहती हैं। नमन के परिवार वाले कुछ देर सभी लोग सारिका से बात करते हैं और कुछ उसके बारे में पूछते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी शेखर जी। हाँ भाई साहब, हमें तो बहुत पसंद आई। अब जिसे जीवन भर साथ रहना है वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद कर ले तो फिर ये रिश्ता भी पक्का कर दे, हम हाथ के हाथ। कविता जी एक प्यारी सी स्माइल के साथ, जी मैं सारिका से एक बार अकेले में बात करना चाहता हूँ। सारिका की तरफ देखकर के नमन बोला, ठीक है बेटा, आस्था इन्हें ऊपर कमरे में ले जाओ। शेखर जी ने कहा, जी अंकल जी। दोनों को अपने साथ लेकर के ऊपर कमरे की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर में तीनों कमरे में पहुंच जाती हैं। चलिए मेरा काम तो अब पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी मेरा कबाड़ में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। आस्था मुस्कुराते हुए आस्था जैसे ही जाने लगती है, सारिका उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी करके उसे दिखाती है, मानो जैसे बोल रही है कि मत जा, यहीं रुक जाना यार आस्था। पर आस्था भी अपना हाथ छुड़ाकर अपनी आंखों से ही सारिका को समझाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर की शांति के बाद नमन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए सारिका से बात करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ के घर के हॉल में बैठे सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं।
वैसे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए विशाल जी। खुशी के साथ हाँ जी बिल्कुल, शेखर जी मुस्कुराते हुए। विशाल जी, जब रिश्ता एक तरह से पक्का है तो फिर आगे के बारे में बात की जाए, लेन देन की। शेखर जी जी, बोलिए आपकी क्या डिमांड है। हमारे बस में होगा तो हम अवश्य पूरा करेंगे। विशाल जी जी, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, कोई डिमांड नहीं है, बस छोटी सी ख्वाहिश है, वो भी मेरी नहीं नमन की। और वैसे भी आप जो देंगे वो आप अपनी बेटी को देंगे, हमें थोड़ी ना। शेखर जी हाँ, बोलिए आपकी क्या छोटी सी ख्वाहिश है। हमारे बस की होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। विशाल जी देखिए, हमारा लड़का अभी सरकारी नौकरी पर लगा है और रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी, तो हम आप लोगों के घर से रिश्ता करने के लिए आ गए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार ने आपकी लड़की की बड़ी सिफारिश और बड़ाई की, तो हम आ गए। जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और वैसे भी आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं 20 लाख कैश और एक गाड़ी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। विशाल जी बड़ी सहजता से, जी गाड़ी तो सही है, लेकिन कैश कुछ ज़्यादा नहीं है भाई साहब। शेखर जी थोड़ा चिंतित स्वर से, अरे भाई साहब, अभी तो हम कम बता रहे हैं, 25-25 लाख के ऑफर आए हैं हमारे बेटे के लिए, लेकिन हमारे रिश्तेदार आपकी और आपके परिवार की और ख़ास तौर पर आपकी बेटी की इतनी तारीफ की कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। शेखर जी जी हाँ, मैं समझ गया, लेकिन कैश कुछ कम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तब तक नमन सारिका दोनों सभी के पास आ जाती है। जी मुझे सारिका पसंद है, नमन मुस्कुराते हुए। सारिका तुम्हें बेटा, शेखर जी उसकी तरफ देखकर, मुझे भी पसंद है पापा। सारिका धीरे से, तो जब दोनों लोगों को पसंद है तो फिर रिश्ता पक्का जी, पक्का। विशाल जी खुशी से मीठी मिठाई लेकर आना। मीनाक्षी जी आवाज़ लगाती हुए मीठी मिठाई लेकर वहाँ आती है और सभी को लोग मुंह मीठा करते हैं। कविता जी नमन और सारिका दोनों का मुंह मीठा कराती है। विशाल जी तो इसी बात पर फिर पंडित जी को भी बुला लेते हैं। शेखर जी 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 बिल्कुल, मैं अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ पंडित जी को। और शेखर जी बाहर जाकर पंडित जी को फ़ोन करके घर आने को बोल देता है और अंदर जाने वाला होता है कि उधर से विशाल को आते देखता है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ? कुछ नहीं, मैंने आपकी बात सोची तो आप 15 लाख दे देना। अब इससे कम में आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा, और अगर नहीं तो मैं फिर अपने घर बड़े अफसोस के साथ निकलते हैं। विशाल जी बिल्कुल सीरियस होकर विशाल जी की बातों को कुछ देर सोचकर के और सारिका का मुस्कुराते हुए चेहरा याद करते हुए, नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। तो फिर भाई साहब नहीं समधी बोलिए। शेखर जी विशाल जी जाकर के शेखर जी के गले लग जाता है। दोनों गले लगने के बाद फिर साथ में दोनों फिर घर के अंदर हॉल में चले जाते हैं। विशाल जी और शेखर जी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जाकर के अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी आते हैं, जिन्हें कुछ देर पहले शेखर जी ने फ़ोन करके बुलाया था।
पंडित जी के आने पर शेखर जी उनसे पानी का पूछते हैं, लेकिन पंडित जी यह कहकर के मना कर देते हैं कि पहले जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे कर लूँ, फिर कुछ करूँगा। जी ठीक है, कह देती है। मीनाक्षी जी तब तक सारिका की कुंडली ले आती हैं। पंडित जी वहाँ सभी के बीच में बैठकर दोनों की कुंडलियाँ को मिलाने लगते हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली है जजमान, दोनों में 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं और दोनों बच्चों के कुंडली में कोई दोष भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। पंडित जी मुस्कुराते हुए, विशाल जी, अरे वाह पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी। फिर तो आप जल्दी से जल्दी कोई शादी और तिलक का अच्छा सा मुहूर्त बताइए। जी बिल्कुल जजमान, अभी बताता हूँ। पत्रिका देख करके पंडित जी मुस्कुराते हुए, पास ही का मुहूर्त बताइएगा पंडित जी, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। कविता जी खुशी से बिल्कुल। कुछ देर बाद पंडित जी पत्रिका को देख करके बोलते हैं, आज से 20 दिन बाद का बहुत ही अच्छा सगाई और फिर उसके 2 दिन बाद विवाह का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है जजमान। पंडित जी ये तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है पंडित जी, हमें यह मुहूर्त बहुत पसंद आया। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शेखर जी? नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। तो फिर यही मुहूर्त फाइनल करते हैं। विशाल जी ठीक है शेखर जी। पंडित जी को चाय नाश्ता कराया और फिर उनकी दक्षिणा दे करके शेखर जी ने उन्हें विदा किया गया जाता है और पंडित जी वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। नमन के परिवार वाले नमन और सारिका की सगाई करके और खाना खा करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विशाल जी अब 20 दिन बाद मिलना होगा समधी जी, हमारे बेटे के तिलक में हमारे घर। बिल्कुल समधी जी। विशाल जी और शेखर जी के गले लगकर के वहाँ से विशाल जी और उसका परिवार अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम को सारिका के रूम में, और मैडम कैसे लगे अपने वो, मेरा मतलब मेरे ऑफिशियल जीजू से मिलकर के। आस्था सारिका के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए, बहुत अच्छे हैं वो आस्था। सारिका शर्माते हुए बोली, ओहो बड़ी शर्म आ रही है, किसी को क्या बात है, पर ऐसे शर्माओगी तो हमारे जीजू का क्या होगा भविष्य में। आस्था सारिका को देखते हुए शरारती अंदाज में, सारिका बस कर यार आस्था, चल अब तू घर जा, मुझे अब आराम करना है, मैं आज बहुत थक गई हूँ। लगता है मैडम आप भूल रही हो कि आज मैं आपके साथ ही सोने वाली हूँ, तो आज तो तू मेरे से नहीं बचने वाली, तो ये सोने का नाटक बंद कर और चल उठ। आस्था सारिका का कंबल खींचते हुए दोनों सहेली देर रात तक ढेर सारी बातें करती और खूब मस्ती करती है, क्योंकि आज का ये दिन पता नहीं कब आएगा वापस सारिका के जीवन में। मीनाक्षी जी बिस्तर सही करते हुए बोलती है, हमारी बेटी को बहुत अच्छा घर मिला है ना। तभी मीनाक्षी जी की नज़र शेखर जी पर जाती है। क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हैं? शेखर जी की तंद्रा टूटती है जब मीनाक्षी जी उनके कंधे पर अपना हाथ रखती है तो, अरे नहीं कुछ भी तो नहीं, अरे वो आज पूरा दिन भाग दौड़ में बीत गया ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मीनाक्षी जी ऐसी बात है तो मैं आपसे अच्छा एक बात पूछूं, उन लोगों ने कितनी डिमांड किया है दहेज का? शेखर जी मीनाक्षी जी के सीधे से इस सवाल को सुनकर के उनकी तरफ देखते हैं, फिर शांत भाव से जवाब देते हैं, 15 लाख कैश और एक गाड़ी, वो भी 4 पहिया। शेखर जी उदास मन से सामने देखते हुए, हे भगवान इतना सब कहाँ से करेंगे आप, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है? मीनाक्षी जी चिंतित होकर के, सब हो जाएगा मीनाक्षी, चिंता मत करो,
और वैसे भी आज के समय में एक बार लड़का सरकारी नौकरी का हो जाए तो लड़के के माँ बाप बकासुर की तरह अपना मुंह खोल करके दहेज मांगते हैं। चाहे लड़का कैसा भी हो, वैसे भी उनका ये लक्ष्य होता है कि पैदा होने से लेकर अब तक का जितना भी खर्चा अपने बेटे की पढ़ाई से लेकर उसके जीवन पर करते हैं, वो सब इस दहेज के द्वारा वसूल ले लड़की के घर वालों से। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ये तो गलत बात है ना मीनाक्षी। लेकिन हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित है उस घर में, और वो वहाँ खुश भी रहेगी। इसीलिए मैं उसके भविष्य और खुशी के लिए मैं ये सब कर लूँगा, आप चिंता मत करो। शेखर जी एक मुस्कान के साथ कुछ देर दोनों आपस में बातें करके फिर सो जाती है। एक एक दिन तैयारियों में बीतना शुरू होते हैं और 20 दिन कब तैयारियों में बीत जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते तिलक का दिन भी आ जाता है। तिलक का दिन सारिका के घर पर सभी तैयारियां हो गई हो तो सारा सामान अब गाड़ी में रखवाओ भाई। मीनाक्षी, आपके लाल कहाँ हैं? उन्हीं को अपनी बहन का तिलक चढ़ाना है। देखिए कहीं साहबजादे फिर से सो तो नहीं गए। शेखर जी परेशान होकर, आप पहले पानी पीजिए और शांत हो जाइए। और रही बात अंकुर की, तो वो उठ भी गया है और तैयार भी हो गया है। पापा चले। एक 6 फीट का सुंदर सुडौल शरीर वाला एक लड़का आता है शेखर जी के सामने। देखिए आ गया ना अंकुर, खामा खा इतना परेशान हो रहे थे आप? हाँ भाई देख लिया, अब हम लोग निकलते हैं। बेटा सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया ना तूने? जी पापा, आप बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठो। तिलक का सामान लेकर शेखर जी, अंकुर और उनके कुछ रिश्तेदार विशाल जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। 3-4 घंटे के सफर के बाद शेखर जी विशाल जी के घर के सामने पहुंचते हैं। आइए समधी जी, बड़ी देर कर दी आने में आप लोगों ने। शेखर जी, अरे रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से देर हो गई थोड़ी। अंकुर आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। ये मेरा बेटा अंकुर है जो पढ़ाई के लिए बाहर रहता है। जी अच्छा अच्छा, तभी सगाई के समय इनसे मिलना नहीं हो पाया था। अच्छा चलिए जल्दी से तिलक की रस्में पूरी कर लेते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। अंकुर तिलक चढ़ाने में लग जाता है और बाकी के तिलक में आए लोगों को विशाल जी के द्वारा उनके आवभगत की जाती है। इशारे से विशाल जी को दूसरी तरफ शेखर जी बुलाता है। जी बोलिए समधी जी, कोई परेशानी हो गई क्या? विशाल जी, अरे नहीं नहीं, कोई भी कमी चाहे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। शेखर जी, तो आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? विशाल जी शक भरी नजरों से शेखर जी को देखते हुए, ये लीजिए, आपने जितना बोला था उतना ही है। एक बार गिन लीजिएगा जरूर कि पूरे है कि नहीं। शेखर जी एक सूटकेस विशाल जी की तरफ बढ़ा करके बोलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप समधी जी? आपने दिया है तो पूरे ही होंगे, कम थोड़ी ना होंगे। विशाल जी सूटकेस लेकर मुस्कुराते हुए शेखर जी अपनी मुस्कुरान के उनके शब्दों पर हामी भर देता है। फिर दोनों वहाँ से जहाँ पर तिलक का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ चले जाते हैं और सबके साथ मिल जाते हैं। कुछ समय बाद तिलक की रस्में पूरी होती हैं और अंकुर अपने जीजा का तिलक चढ़ाकर हट जाता है और फिर सभी खाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जहां खाना खिलाया जा रहा है, सभी खाना पीना खा करके उसके बाद सबसे मिलजुल करके वहां से घर के लिए निकलते हैं। अब तो सीधा शादी में मुलाकात होगी समधी जी। बिल्कुल, आपका इंतजार रहेगा। अच्छा तो हम चलते हैं। शेखर विशाल जी से आज्ञा लेते हुए, जी बिल्कुल निकलिए, शाम हो रही है, घर पहुंचने में भी समय लगेगा। शेखर जी और उसके साथ आए सभी लोग वहां से घर के लिए वापस निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे शेखर जी को एक संतुष्टि हो रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो गया। वो अब शांत थे। खिड़की के पास खड़ी सारिका अपने ख्यालों में खोई बाहर आसमान को देखते हुए मुस्कुरा रही है।
तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंकुर अंदर आता है और सीधा सारिका के पास जाता है और उसे पीछे से हक करता है। कौन? सारिका चौंक कर पीछे मुड़ती है। अंकुर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या दी आप आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर डर जाने वाली। अंकुर बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए, तभी तू भी तो नहीं सुधरा है, बिल्कुल आज भी वैसे का वैसा ही है। सारिका अंकुर के कान पकड़ करके, दी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। पक्का अब से नहीं परेशान करूंगा, प्रॉमिस दी, प्लीज छोड़ दो ना। अंकुर मासूम सी शक्ल बना करके, तभी आस्था रूम में आती है। क्या हो रहा है? हमें तो कोई भूल ही गया है लगता है। आस्था, हाय आस्था दी, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप किसी को अपने आप को भूलने कहाँ देती हो? अंकुर स्माइल करते हुए, ओ तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? आस्था उसे तिरछी नजरों से देखते हुए, अपने हाथों को आपस में बांधते हुए, हमारी क्या इतनी मजाल है कि हम आपकी बेइज्जती करेंगे? हम तो अपनी प्यारी सी दी की तारीफ ही कर रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बता कि तू तिलक की रस्म के लिए गया था ना, क्या क्या हुआ? डिटेल में बता सब कुछ। आस्था एक्साइटेड हो करके, पहले बैठो, आप सब बताता हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पर और फोटोज भी दिखाता हूँ। अंकुर दोनों की बाह पकड़ के बेड पर बैठाते हुए, अरे बाबा बैठ रही है, क्यों धक्का देकर बैठा रहा है? आस्था और सारिका दोनों एक साथ, फिर तीनों आस्था, सारिका और अंकुर तिलक की फोटोज दिखाते हुए सारी बातें बताता है। समधी जी को दे दिए पैसे आपने? मीनाक्षी जी शेखर जी को पानी देते हुए पूछती है। हाँ दे दिए, खुश दिखाई दे रहे थे शेखर जी पानी पीते हुए। आपने अपनी सारी कमाई तो उन्हें दे दी, अब आगे सब कैसे और क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मीनाक्षी जी थोड़ा चिंतित हो करके, चिंता मत करो मीनाक्षी, सब हो जाएगा। रही बात जीवन भर की कमाई की, तो वो हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है। अगर 4-5 लाख ऊपर नीचे और देना हो तो वो भी दे देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपने ससुराल में बस खुश रहे। शेखर जी सब समझ रही हूँ मैं अच्छे से, लेकिन अभी शादी भी बाकी है, बस इसीलिए चिंता हो रही है। सब हो जाएगा, जैसे ये सब हुआ है वैसे ही आगे भी सब हो जाएगा। शेखर जी मुस्कुराते हुए इन सब बातों से बेखबर सारिका अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान में चांद को देखते हुए अपनी शादी के बाद के जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी है। नींद में आस्था का हाथ अपने बिस्तर के दूसरी साइड घूमता है तो उसे आभास होता है कि उसके बगल में सारिका सोई नहीं है। आस्था नींद में ही अधखुली आंखों से अपने बगल में सारिका को खोजने लगती है, लेकिन जब आस्था को अपने आसपास सारिका दिखाई नहीं देती है तो वह कमरे में चारों तरफ देखती है कि बेड से कुछ दूरी पर सारिका सामने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोचते हुए बड़े ध्यान से आसमान में कुछ देख रही है। आस्था सारिका को ऐसे देखकर बेड से उठ करके सारिका के पास जाने लगती है। आस्था सारिका के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है सारिका, क्या सोचते हुए बड़े ध्यान से बाहर आसमान में देखे जा रही है? कहीं तुझे अपने होने वाले पति देव की याद तो नहीं सता रही है? आस्था अपनी आंखों की एक आईब्रो को ऊपर करके सारिका की तरफ देखते हुए, सारिका आस्था के बोलने पर पहले तो आस्था की तरफ एक नजर देखती है और फिर वापस सामने आसमान में खिले चांद की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करती है। अगर सही सही बोलूं तो तुझे तो हाँ, मैं अभी नमन जी के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन जैसे तू सोच रही है वैसे नहीं। आस्था सारिका की तरफ थोड़ा कंफ्यूज हो करके उसकी तरफ देखते हुए उसे पास में रखे सोफे पर बैठाते हुए
वो क्या बोलना चाह रही है, आस्था सारिका से पूछती है। सारिका आस्था की तरफ देखते हुए, पता है आस्था, एक लड़की ना अपनी शादी के लिए बहुत सारे अरमान लगाए हुए बैठे रहती है। वह अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके दूसरों के घर में हमेशा के लिए चली जाती है, बस इसीलिए क्योंकि उसके माँ बाप खुश रहे और उन्हें समाज में कभी उसके माँ बाप की इज्जत पर कभी कोई आंच ना आए। एक नॉर्मल लड़की ने अपनी लाइफ पार्टनर में बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं ढूंढती है, वो बस अपने लाइफ पार्टनर में बस मैक्सिमम 3-4 चीजें ही चाहती है। और मैं भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बस बेसिक से पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर में वो हो। मैं ना बस इतना ही चाहती हूँ। और वो छोटी चीज़ क्या है पता है आस्था, कि नमन जी मुझे सम्मान दे। जैसे वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह वो मेरी रिस्पेक्ट करे। जैसे अपने माँ से प्यार से बात करते हैं वैसे ही मेरे से भी बात करे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखे, कभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुंचाए और ना उसे खत्म करे। मुझे कभी नीचा ना दिखाए, मुझे कभी अपना नौकर ना समझे, मुझे वो अपना लाइफ पार्टनर समझे। जानती हूँ लाइफ पार्टनर को जीतना प्यार करने का हक होता है, उतना ही अपने लाइफ पार्टनर पर गुस्सा करने का अधिकार भी होता है। पर अपने अधिकार का ये मतलब नहीं कि अपनी बातों को कहने का और उन बातों को मनवाने का भी अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि वो मुझे गाली दे या मुझ पर कभी हाथ उठाए। अगर मेरे से गुस्सा है तो मुझे डांट ले, पर कभी मेरे माँ बाप को उस गुस्से में निशाना बना करके उनसे रिलेट करके गालियाँ ना दे। उन्हें अगर मेरे से गुस्सा है तो वो मुझे बोल दे, जिसे मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी, पर वो मेरे पर कभी हाथ ना उठाए, मुझे प्यार से समझाए ना कि मार करके। बातें करते करते सारिका और आस्था सो जाती हैं। अगली सुबह मीनाक्षी जी सारिका के कमरे में जाती है और अंदर का नजारा देख करके मीनाक्षी जी के चेहरे पर मुस्कान तेरे बिना नहीं रह पाती, क्योंकि सारिका और आस्था दोनों दो छोटे बच्चों की तरह आपस में सिमटे हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाए सो रही हैं। मीनाक्षी जी कुछ समय तक तो उन दोनों को देख करके मुस्कुरा रही है, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराना छोड़ करके आगे बढ़कर सारिका को जगाने लगती हैं। मीनाक्षी जी बड़े प्यार से सारिका को जगाती हुई, सारिका बेटा आजा, उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है, नीचे पंडित जी आने वाले हैं और तुम अभी तक सो रही हो। सारिका के कानों में जब मीनाक्षी जी की आवाज पड़ती है तो सारिका झट से उठ करके बैठ जाती है और घड़ी में टाइम देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं और सारिका जल्दी से उठती है और अपने सामने खड़ी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, सॉरी माँ, वो मैं लेट सोई थी ना इसीलिए। सारिका अभी बोल रही होती है कि मीनाक्षी जी बीच में बोलती हैं, कोई बात नहीं सारिका बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर आस्था के साथ नीचे आ जाना। मीनाक्षी बड़े प्यार से, ठीक है माँ, सारिका मुस्कुराते हुए मीनाक्षी जी बोलकर नीचे पंडित जी के पास चली जाती है। आस्था जल्दी से उठ, फिर तैयार होकर नीचे भी जाना है। सारिका आस्था को उठाने की नाकाम कोशिश करती हुई हूँ आस्था बोलकर फिर सो जाती है। ओ उठ, अरे ओ कुंभकर्ण की बहन, तू ऐसे नहीं उठेगी, रुक मैं तुझे अभी उठाती हूँ। सारिका आस्था को देखकर तिरछी स्माइल के साथ सारिका बाथरूम में जा करके मग में ठंडा पानी लाती है और आस्था के ऊपर फेंक देती है। आस्था हड़बड़ाकर जगती है और उसकी नज़र सामने खड़ी मुस्कुराते हुए सारिका पर जाती है। क्या यार, इतनी अच्छी नींद खराब कर दी तूने। ओ हेलो मैडम, आज मेरी हल्दी है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। तो आस्था उसे घूरते हुए, तो तुझे मेरे साथ नीचे जाना है, वो भी हम दोनों को एक साथ। शादी तेरी, मजे सारे तेरे और सजा मुझे, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है।
मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। जल्दी से उठ और तैयार हो। सारिका मुस्कुराते हुए। कुछ देर बाद सारिका और आस्था तैयार होकर नीचे पहुंचते हैं। पीले रंग का सूट पहनकर सारिका नीचे आती और सीधे पंडित जी, जो सारिका का इंतजार कर रहे थे, उनके पास सीधे पहुंच जाती है। सारिका के आने के बाद पंडित जी आगे की रस्में करना शुरू करते हैं। पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होती है और उसके बाद हल्दी लगने की रस्म शुरू होती है। सारिका को सबसे पहले उसकी भाभी हल्दी लगाती है और सिर्फ उसकी दोस्त आस्था, और बाद में एक एक करके सारी करजन बहनें सारिका को हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाते समय घर की बड़ी बूढ़ी औरतें पारंपरिक शादी के गाने गा रही है, जिनके शब्दों को और उसके मतलब को सुनकर सारिका की आंखों से बहते हुए आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी होती है और आस्था सारिका को लेकर उसके कमरे में जाती है। आप प्लीज रोना बंद कर, वरना मैं अभी जाकर कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि शादी को अभी रुकवा ही दूंगी। आस्था सारिका के आंसू पोंछते हुए। तभी आस्था के कानों में एक आवाज पड़ती है, जो मीनाक्षी जी की होती है। ये ऐसा वक्त होता है जब लड़की चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पाती है। हाथ में कपड़े लेकर कमरे में आते हुए, ऐसा क्यों आंटी? ये तो सब लड़कियों को पता है, फिर क्यों रोना? आस्था मासूमियत से। सही बात कही आपने बेटा, लेकिन ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। जब आप सारिका की जगह पर जाओगे तब आप इस बात को समझ पाओगे। मीनाक्षी आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से, अच्छा ये सब छोड़ो सारिका, ये कपड़े लो और नहाकर इन्हें पहन लेना। और हाँ आस्था बेटा, तुम भी नहा लो, फिर दोनों तैयार होकर नीचे आकर खाना खा लो। मीनाक्षी जी सारिका को कपड़े देते हुए। ठीक है माँ। और सारिका बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद सारिका और आस्था अपने कमरे से नीचे आती है और सबके साथ खाना खाती है। सभी का पूरा दिन शादी और कल होने वाली रस्म की तैयारियों की भाग दौड़ में निकल जाता है और सभी रात में खाना खाकर, जिसे जहां जिस हालत में जैसी जगह मिलती है वैसे ही सो जाती है। अगली सुबह पूरा घर बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है, जिसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। घर में चारों तरफ मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हॉल में मेहंदी की रस्म होने वाली है। हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हॉल एक तरफ गाने और ढोलक बजाने वाले लोगों के बैठने का इंतजाम है, ठीक उसी के सामने मेहंदी लगाने वाले लोगों का इंतजाम है। तभी सारिका हॉल में ग्रीन कलर का लहंगा पहनकर आती है और दुपट्टे को स्टाइलिश तरीके से पिनअप किया गया है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही है। सारिका के आने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। घर की सभी औरतें और लड़कियों की मेहंदी लगती है। सबको मेहंदी लगाने के बीच सभी नाच भी रहे हैं। मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद आस्था सारिका को लेकर कमरे में चली जाती है और सभी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम तक घर में कोई ना कोई रस्में होती रहती है, जिससे सारिका बहुत थक जाती है और शाम को ही सो जाती है। देर रात को आस्था सारिका के लिए खाना लेकर रूम में आती है और टेबल पर खाना रखकर सारिका को उठाती है। मैडम कुछ खा लो, वैसे भी कल कुछ मिलेगा नहीं तुझे। आस्था सारिका को उठाते हुए। क्यों? सारिका आंखें मसलते हुए। क्योंकि आंटी ने बोला है कि तुझे कल शादी हो जाने तक व्रत रहना है, इसीलिए तो अच्छे बच्चे की तरह उठकर खाना खा लो। आस्था सारिका को उठाकर, सारिका उठकर बाथरूम से मुंह धोकर आस्था के पास बैठ जाती है।
क्या हुआ, बैठी क्यों है? खाना खा ले। आस्था फोन में देखते हुए, अपने हाथों से आज लास्ट बार खिला देना, मुझे फिर पता नहीं अपनी BFF के हाथों से कब खाने का मौका मिलेगा। सारिका आस्था को प्यार से देखते हुए, अच्छा ला खिला देती हूँ। आस्था अपना फोन साइड में रखते हुए, आस्था बड़े प्यार से सारिका को किसी छोटे बच्चे की तरह खिलाती है। अच्छा जरा अपनी मेहंदी तो दिखा, हम भी तो देखे जरा हमारे होने वाले जीजू हमारी BFF से कितना प्यार करते हैं। आस्था सारिका को खिलाते हुए शरारत स्माइल के साथ, ले देख। सारिका आस्था को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए, बहुत गहरा रंग आया है सारिका, और मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है तेरे हाथों पे। आस्था खाने की प्लेट को साइड में रखते हुए, सारिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा जाती है। अच्छा अब सो जा करके, तेरी शादी है और तुझे फ्रेश दिखना जरूरी है। आस्था सारिका को बेड पर ले जाते हुए, आस्था सारिका को सुलाकर खुद भी सारिका के बगल में लेट जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। सारिका और आस्था दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे कि आज की रात के बाद पता नहीं कब ऐसा मौका फिर मिलेंगे जब ये दोनों फिर ऐसे साथ होंगे। दोनों ही इस बात को सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई उन दोनों को बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। नीचे हॉल में सुबह से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कोई फोन पर घर आने वाले रिश्तेदारों से कब तक पहुंचने जाने के बारे में पूछ रहा था। उनसे बातें करके तो कोई हलवाई के बारे में बात कर रहा था कि कौन वहां उपस्थित होगा जब हलवाई खाना और मिठाइयाँ बना रहा होगा। तब तो कोई टेंट वाले से जल्दी सारा टेंट लगाने और घर में होने वाली लाइट की सजावट को जल्दी से जल्दी खत्म करने की बात लाइट वाले से कर रहा था। और वहीं घर की औरतें आज होने वाली रस्मों की तैयारियों में लगी है। कोई भी अपने आप में खाली नहीं था, हर कोई किसी ना किसी काम में बहुत व्यस्त था। सारिका नीचे किचन में आकर मीठी से एक कप कॉफी लेती है और आस्था उठकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था बाथरूम से बाहर निकलकर आती है तो सारिका उसे उसकी कॉफी दे देती है और सारिका बेड सही करने चली जाती है। तेरी कॉफी कहाँ है आस्था? सारिका को देखकर, तो भूल गई क्या आज मेरा व्रत है। सारिका अपना काम करते हुए तभी कमरे में मीनाक्षी जी आती है। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों गुड़िया उठ गई है, क्या बात है? खुश होकर, आपकी इस गुड़िया को इतनी सुबह सुबह उठा दिया कुछ निर्दयी लोगों ने। आस्था सारिका को घूरते हुए, अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं बच्चा, कल आप सही से सो जाना। मीनाक्षी की आस्था को प्यार से देखते हुए, शादी मेरी हो रही है और प्यार किसी और को। सारिका नकली गुस्से में, आंटी किसी को हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जल जल कर राख हो रहा है। आस्था मुस्कुराती हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। और फिर आस्था और सारिका आकर मीनाक्षी जी के गले लग जाती है। अच्छा माँ, आप किसी काम से आए थे? हाँ, अगर तुम तैयार हो गई हो तो कुछ देर बाद नीचे आ जाना, रस्में शुरू करनी है। ठीक है, मैं आती हूँ। मीनाक्षी जी बोलकर वहां से नीचे चली जाती है और तैयारियों में जुट जाती है। ओ मैडम, मैं नीचे जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तू फिर से अपने पहले प्यार की आगोश में चली जाए, समझी? कपड़े उठाकर चुपचाप नहाने चली जाइयो बाथरूम में, फिर तैयार होकर नीचे आ जाना। सारिका आस्था को ऑर्डर देते हुए, ठीक है मेरी माँ। सारिका को थोड़ी देर बाद मीठी नीचे से बुलाने आती है और सारिका उसके साथ नीचे चली जाती है। सारिका के नीचे जाने के बाद आस्था भी तैयार होने चली जाती है। नीचे रस्में होनी शुरू हो जाती है
और कुछ देर बाद आस्था भी उन रस्मों में आकर शामिल हो जाती है। दोपहर तक सारी रस्में पूरी हो जाती है और सारिका अपने कमरे में चली जाती है। सारिका थोड़ी देर आराम करने लगती है और फिर शाम को आस्था के साथ पार्लर तैयार होने चली जाती है। शाम को नमन का घर, नमन को उसके जीजा तैयार करते हैं रस्म के मुताबिक और फिर नमन को लेकर घर में से बाहर निकलते हैं। कविता जी नमन की आरती उतारती है और गुड़चड़ी की रस्में पूरी करती है और नमन के घर से बारात निकल जाती है। सारिका का घर, पूरा घर लाइटों से सजाया हुआ जगमगा रहा था। हर जगह की व्यवस्था सही है कि नहीं शेखर जी खुद जाकर देख रहे थे। सभी लोग सही तरीके से तैयार होने में लगे हैं क्योंकि कुछ देर में बारात आने वाली है। अरे आप ऐसे ही तैयार नहीं होना क्या? आपकी ही बेटी की शादी है, किसी और की नहीं। मीनाक्षी जी शेखर जी से थोड़े गुस्से में हाँ पता है मेरी बेटी की शादी है, तभी तो सब कुछ एक बार खुद देख रहा हूँ। शेखर जी थोड़े चिंतित भाव में, सुबह से कितनी बार देख चुके हैं आप, अब चलिए तैयार हो जाइए। कुछ देर बाद सारिका के घर के पास बहुत आतिशबाजियां होती है और नमन बारात लेकर सारिका के घर पहुंच जाता है। मीनाक्षी जी और शेखर जी और उनके परिवार वाले नमन का और उनके साथ आए बारातियों का स्वागत करते हैं। दूल्हे और बारातियों को पानी और नाश्ता करवाया जाता है और उसके बाद दूल्हे और उसके दोस्त के साथ दोस्त स्टेज पर बैठे हैं और दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। तभी सारिका अपने पापा और आस्था का हाथ पकड़ के उनके साथ आती है और उसके पीछे सारी करजन बहनें उसके साथ पीछे पीछे आती है। नमन की नज़र सामने से आती हुई सारिका पर जाती है। सारिका आस्था और अपनी बहनों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। दुल्हन के जोड़े में सारिका बहुत प्यारी लग रही है। शेखर जी सारिका को देखकर भावुक हो जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी होती है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ दिन पहले की ही तो बात हो जब सारिका ने मेरी उंगली पकड़कर चलना शुरू किया था और आज देखो दुल्हन के जोड़े में खड़ी है मेरे सामने शेखर जी। नम आंखों से सारिका को देखते हुए, यही तो खासियत होती है इन बेटियों की, कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता उनके माँ बाप को। मीनाक्षी जी अपने आंसू को छुपाते हुए, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ खड़े होकर क्या करेंगे? शेखर जी बात को बदलते हुए मीनाक्षी जी से, हाँ चलिए वहाँ सारिका और अंकुर दोनों ही हमें खोज रहे होंगे। मीनाक्षी जी फिर दोनों वहाँ से स्टेज की तरफ चले जाते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला की रस्म पूरी हो जाती है। सभी बड़े लड़के और लड़की पक्ष के आकर के दुल्हन और दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद आस्था सारिका को लेकर वहां से चली जाती है शादी के लिए तैयार करने को दुल्हन के रूम में। जीजू तो बड़े मस्त लग रहे थे, तूने उन्हें देखा? आस्था सारिका की ज्वेलरी उतारते हुए सामने शीशे में देखकर, नहीं सारिका अपना सिर हिला देती है। क्यों भाई, तेरी आंखों के सामने ही तो थे, फिर भी नहीं देखा तूने? नहीं, मेरी नजरें नीची थी ना, इसीलिए। सारिका मासूमियत से, अच्छा चल कोई नहीं, मैं तुझे दिखा देती हूँ, तेरे शादी के गिफ्ट के तौर पर मेरे भी पैसे बच जाएंगे। अपना फोन सारिका को देकर, फिर तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था मुस्कुराते हुए झुककर सारिका आस्था की हरकत पर हंसने लगती है। और मैडम चुप हो जाना, नहीं तो किसी ने तेरी हंसी सुन ली ना तो बोलेंगे बड़ी अजीब दुल्हन है, रोने की जगह खुशी के मारे हंस रही हैं। आस्था सारिका के मुंह पर हाथ रखकर, बोलने दे जिसे जो बोलना है, हम तो हमारे दोस्त के साथ ऐसे ही हंसेंगे, जिसके पेट में दर्द हो रहा है होता रहे। सारिका मुंह से पर से हाथ हटाते हुए, ठीक है अच्छा,
अब पहले फोन में तो देख। आस्था सारिका फोन में नमन की फोटो देखकर मुस्कुराने लगती है और थैंक्स यार। मुझे थैंक्स नहीं, इसके बदले में मैं एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? कि तू शादी के बाद भी मेरे से अपनी सारी बात शेयर करेगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब जैसे अब करती है वैसे ही, कुछ भी नहीं छुपाएगी मेरे से। आस्था सारिका के सामने अपना हाथ आगे करके, ठीक है प्रॉमिस, मैं जैसे अब सब शेयर करती हूँ वैसे ही आगे भी शेयर करूँगी। सारिका उठ करके आस्था के गले लग जाती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और सारिका को नीचे लाने का बोला जाता है। आस्था सारिका को लेकर नीचे मंडप में पहुंचती है और सारिका को उसके माँ बाप के पास बैठा देती है। पंडित जी आगे की रस्में करने लगते हैं। फिर सारिका और नमन का कन्यादान करते हैं। कन्यादान करने के बाद सारिका के माँ पापा मंडप से चले जाते हैं। पंडित जी आगे की रस्में करते हैं और कुछ रस्मों को कराकर दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए खड़ा करवाती हैं। और सारिका जैसे खड़ी होती है, व्रत की वजह से लड़खड़ा जाती है और नमन उसे संभाल लेता है। फिर सारिका का हाथ पकड़कर फेरे लेता है। फिर फेरे लेने के बाद अब वधू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी सारिका और नमन को एक कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर नमन सारिका को सिंदूर लगाता है और उसे कपड़े को हटा दिया जाता है और फिर नमन सारिका को मंगलसूत्र पहनाता है। इन सब रस्में को देखकर वहाँ बैठे सभी विवाहित जोड़े अपने अपने समय को याद करने लगते हैं। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। सारिका और नमन जाकर परिवार में सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद विदाई की तैयारी होने लगती है। मीनाक्षी जी सारिका का सारा सामान एक बार खुद चेक करती है और सब कुछ सही मिलने पर वहां से चली जाती है। तभी आस्था आकर सारिका के बैग में एक छोटा सा बॉक्स रखती है और वहां से चली जाती है। फिर विदाई। शादी की सबसे बेकार रीत यही लगती है मुझे। आस्था सारिका के गले लगकर बोलती है, बेटा अब जाने का समय हो गया है। सारिका को देखकर, सारिका अपनी माँ को देखकर अपने रुके हुए आंसू को बहने से रोक नहीं पाती है और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सारिका को अपने से अलग करके मीनाक्षी जी उसे समझाती है और हमेशा खुश रहने का बोलती है और आस्था को सारिका को बाहर ले जाने का बोलती है। बाहर दरवाजे पर हमने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। समधी जी, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। शेखर जी हाथ जोड़कर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर वो आपके घर में राजकुमारी बनकर बड़ी हुई है तो हम भी उसे रानी की तरह रखेंगे। आप चिंता मत करिए, बहू के रूप में बेटी ही ले जा रहे हैं। विशाल जी शेखर जी के हाथों पर अपने हाथ रखकर तभी सारिका को आस्था लेकर आती है। सारिका अपने पापा को देखकर भागकर उनके सीने से लग जाती है। क्यों पापा, ऐसा क्या होता है? इस एक चुटकी सिंदूर में, एक पल में एक बेटी को उसके पापा से हमेशा के लिए दूर कर देता है। क्यों पापा, बचपन से जिस घर में पढ़ी बड़ी, खेली कूदी, शरारतें की, इस एक चुटकी सिंदूर का मांग में डाल जाने के बाद इस घर को छोड़कर जाना पड़ता है? पापा कुछ तो बोलिए। पापा, आप हमेशा मेरे सारे सवालों के जवाब देते हो, तो आज क्यों नहीं दे रहे हो पापा? सारिका अपने पापा के सीने से लगी हुई सारिका के पूछे गए सवालों को सुनकर सबकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। शेखर जो सारिका को अपने सीने से लगाए खड़ा था, अपनी बेटी के पूछे सवालों से अंदर तक रुदित हो गया था और अपनी बेटी को कसकर गले लगाता है और कांपते हुए हाथों से अब अपने से न चाहते हुए दूर करता है। और बेटा, इन सवालों का जवाब बाप तो क्या उस आसमान में बैठे उस विधाता को भी नहीं पता है। शेखर जी सारिका के आंसू पोंछते हुए, अब चलो बेटा, विदाई का समय निकलता जा रहा है।
शेखर अपने सीने पर पत्थर रखकर विदाई करते हैं। सारिका की उसके घर से विदाई हो जाती है और सारिका कुछ घंटों का सफर तय करके अपनी नई जिंदगी के नए सफर में अपना पहला कदम रखती है अपने ससुराल में। दरवाजे पर कविता जी आरती की थाली लिए खड़ी अपनी बहू का इंतजार कर रही है। तभी घर के दरवाजे पर फूलों से सजी हुई गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से नमन और सारिका निकलती है। कविता जी जाकर सारिका का गृह प्रवेश कराती है और सारिका को अंदर लेकर आती है। अंदर आकर कविता जी सारिका और नमन की बची हुई रस्मों को पूरा कराती है और फिर सारिका को उसके रूम में छोड़ देती है। पूरा दिन आते हुए लोगों के वापस लौटने वालों के वापसी में निकल जाता है और रात हो जाती है। सारिका अपने कमरे में बैठी है, तभी आस्था की कॉल आती है। तू तो बिल्कुल भूल गई अपने ससुराल जाकर। आस्था, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ पापा कैसे है? दोनों बिल्कुल ठीक है और अंकुर भी वापस चला गया है। कल से एग्जाम है ना, इसलिए तेरी और माँ पापा की बहुत याद आ रही है यार। सारिका रुदन से गले से। ओ रो मत, बिल्कुल समझी? आस्था गुस्से में थोड़ा। तभी सारिका के कमरे में कविता जी खाना लेकर आती है। चल, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, ठीक है? और फिर फोन कट जाता है। माँ, आप कुछ काम था क्या? सारिका अपने बेड से उठते हुए। अरे नहीं नहीं, लो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, लो खा लो। कविता जी टेबल पर खाना रखते हुए और कविता जी जाने लगती है। तभी रुककर, सारिका जब खाना खा लेना तो जरा नीचे आ जाना, वो कुछ लोग आए हैं तुम्हें देखने। जो जी उसे अपने बगल में बैठा देती है और सारिका की वो लोग मुंह दिखाई करते हैं। बड़ी सुंदर बहू मिली है तुमको कविता। रेणुका सारिका को देखकर खुश होकर, हाँ बिल्कुल चांद का टुकड़ा है तेरी बहू। कविता सीमा सारिका को देखकर खुशी से, बस करो तुम सब लोग, क्या मेरी बहू को नजर ही लगाओगे क्या? कविता जी और फिर सारिका की बलाई लेती हुई। इस सब के हो जाने के बाद सारिका को कविता जी ऊपर भेज देती है और सारिका जैसे अपने रूम में आती है, रूम को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। पूरा रूम फूलों से सजाया था। दरवाजे से लेकर बेड तक फूलों का रास्ता बना हुआ था। सारिका रूम में आकर रूम को बंद करके जाकर बेड पर बैठ जाती है घूंघट करके। कुछ देर बाद नमन रूम के अंदर आता है। नमन को देखकर सारिका की धड़कनें सामान्य से तेज हो जाती है। तुमको सोना नहीं है क्या जो ऐसे बैठी हो? नमन सारिका को एक नजर देख रूम को बंद करते हुए, नहीं सोना है मुझे। सारिका धीरे से, तो जाकर चेंज कर लो, उसके बाद मैं भी चेंज करूंगा। सारिका अपने कबड़ में से कपड़े निकालकर उन्हें लेकर बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद बाहर आती है तो नमन उसे देखता रह जाता है। शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, हाथों में साड़ी लेकर बाहर आती है और अपने कपड़े कबड़ में रखने लगती है। नमन उसे देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है और पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है और उसके कंधे पर पीट कर किस करने लगता है। सारिका बिल्कुल घबरा जाती है और जैसे ही पलटती है तो नमन को देख करके सारिका सिहर जाती है। सारिका कुछ बोलती इससे पहले नमन उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है और सारिका नमन को एक नज़र देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। नमन उसे बेड पर लिटाकर उसके करीब जाने लगता है, फिर दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। अगली सुबह 6 बजे सारिका की नींद खुलती है। सारिका अपने को नमन की बाहों में पाती है। सारिका की सहसा नजर नमन पर चली जाती है और रात में उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद आते ही उसका चेहरा एकदम ब्लश करने लगता है। सारिका धीरे से नमन को गुड मॉर्निंग विश करके जाने लगती है। तभी नमन उसे पकड़कर खींच के अपने बेहद करीब कर लेता है। तो ऐसे होती है मॉर्निंग विश। नमन सारिका को देखकर सारिका सिर नीचे किए हुए अपना सिर हिला देती है। तुम्हारी इसी अदा पर मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया। नमन सारिका का सिर उठाते हुए
अब हमें जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। घर में सब लोग उठ गए होंगे। सारिका नमन को देखकर, ठीक है जाइए, कभी और हम अपनी बात पूरी कर लेंगे। और नमन सारिका को छोड़कर दूसरी तरफ देखने लगता है। सारिका को नमन का इस तरह देखकर बुरा लगता है, तो सारिका धीरे से नमन के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर चली जाती है। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि नमन बस मुस्कुराकर सारिका को बाथरूम में जाता देखता रह जाता है। कुछ देर बाद सारिका नहाकर बाहर आती है और नमन तैयार होने बाथरूम में चला जाता है। सारिका अपना कबर्ड खोलकर अपने बैग में कुछ सामान निकालती है, तो उसके हाथ में एक बॉक्स आता है, जिसे देखकर सारिका खोलती है, जिसमें एक प्यारा सा पेंडेंट होता है, जो आस्था और सारिका के नाम से मिलकर बना होता है। आस्था प्लस सारिका, आशा लिखा है। सारिका उसे देखकर स्माइल करने लगती है और सारिका पेंडेंट को अपने गले में तुरंत पहन लेती है। 3 साल बाद सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त इंसान की हकीकत भी दिखा देता है। सारिका के सामने भी धीरे धीरे सबकी हकीकत आने लगी। वक्त के साथ सबके घिनौने चेहरे भी सामने आने लगे, जिससे सारिका बेखबर थी। लेकिन एक हादसे ने सारिका के सामने इनके ये रूप पहले ला दिए। ओ महारानी, दूध भगोने से ला रही है कि यह भैंस के थन से निकालकर ला रही है तू? कविता जी, सारिका को आवाज लगाते हुए सारिका जल्दी से दूध लेकर आती है किचन से। लीजिए माँ, आपका बादाम वाला दूध, सारिका कविता जी के सामने करके देते हुए। तू ये दूध मेरे पीने के लिए लाई है कि मेरा मुंह जलाने के लिए लाई है? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी आपके साथ? सारिका, तभी नमन की आवाज आती है। सारिका, कहाँ हो? मेरे कपड़े कहाँ हैं? सारिका भागती हुई कमरे में जाती है। ये रहे आपके कपड़े, सारिका नमन को देते हुए। कोई काम सही से तो करती नहीं हो, क्या करती हो? पूरा दिन आराम के सिवाय कौन सा काम है तुम्हारे पास? खाना बनना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, इन सब कामों के सिवाय क्या करती हो तुम घर में? इसके बाद भी कोई काम सही समय पर नहीं करती हो। नमन अपना ऑफिस का बैग लेते हुए नमन अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर ऑफिस निकल जाता है। सारिका नमन की बात सुनकर उदास हो जाती है। तभी उसके कानों में कविता की आवाज पड़ती है। ओ करमजली, कहाँ रह गई? कब से इस घर में आई है? तब से सब बुरा ही कर रही है हमारे परिवार के साथ। कविता मुंह बनाकर, जी माँ, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? सारिका कविता के सामने आकर, जा जा, अपनी उस लड़की को चुप करा। चिल्ला चिल्ला कर मरे कानों में दर्द कर दिया है। आज तक एक लड़का तो नहीं दे पाई इस खानदान को। दोनों बार बस लड़की ही थी और एक को मेरे पति की तरह ही खा भी गई। कविता सारिका को बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सारिका उनकी बातों को सुनकर अपनी बेटी को सीने से लगाए बिना आवाज किए रोती है, जैसे मानो कि अगर आवाज भी करेगी तो कौन उसकी रोने की आवाज सुनकर आएगा और उसे आकर के दिलासा भी देगा। यहाँ तो सब बस जख्म देने वाले हैं, कोई मरहम लगाने वाला भी नहीं है। और फिर अतीत की यादों में चली जाती है। 2 साल पहले सारिका की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज उसे आते इस घर में 1 साल होने वाले थे और इसी बीच सारिका की जिंदगी में एक नन्ही सी परी आई थी। घर में सब कोई खुश थे सिवाय नमन के। उसे तो लड़का चाहिए था, लेकिन लड़की होने की वजह से वो खुश नहीं था। सारिका अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश थी। 9 महीने पेट में रखा था उसने। दुख को सहन कर उसने उसे जन्म जो दिया था। उसने आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सब विशाल जी का इंतजार कर रहे थे।
कि तभी अचानक से नमन को किसी का फोन आता है कि क्या आप विशाल जी के परिवार से बोल रहे हैं? हाँ, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? नमन जी, आपके पिता अस्पताल में हैं, आप यहाँ जल्दी से आ जाओ। नमन ये सुनकर चौंक जाता है और घर में बताकर जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है, उसके पापा की मृत्यु हो चुकी होती है। वो अपने पिता की देह को घर के ले जाता है और अपनी माँ द्वारा पूछे जाने पर बताता है कि जब पापा घर आने के लिए ऑफिस के लिए निकले तो वहाँ से सारिका के लिए गिफ्ट लेकर घर जल्दी पहुँचने के लिए वो तेज स्पीड में ड्राइव करके आ रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक से एक बाइक वाला आ गया और उसे बचाने के लिए पापा ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। लेकिन तभी अचानक उधर से एक कार आ गई। इतना बोलकर नमन चुप हो जाता है, मानो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हो। कविता जी विशाल जी को देखकर बेहोश हो जाती है और जब भी होश में आती है पागलों की तरह विशाल को ढूंढने लगती है। डॉक्टर कविता को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और विशाल की मृत्यु के बाद सारिका की लड़की भी फूड पॉइजन की वजह से मर जाती है। कविता अपने पति और पोती की मृत्यु की वजह सारिका को मानती है और सारिका पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। अपनी बेटी के रोने पर सारिका मानो वो जैसे अतीत के उस गहरे जख्म से बाहर आई हो जो वह चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती थी या उसे भूलने नहीं दिया जा रहा था। सारिका इन सबको अकेले ही सहन कर रही थी। अपने पापा मम्मी या भाई से कुछ नहीं बताती। अपनी बेस्ट फ्रेंड आस्था के पूछे जाने पर भी वो सबसे कुछ भी नहीं बताती। बस यही बोलती कि सब सही है, सबको यही बोलकर बता देती थी। वो आस्था से क्या प्रॉमिस भूल गई थी। सब कुछ सहन कर करके सारिका सबके सामने सही दिखने का नाटक करती थी। अपने आत्मसम्मान को भूलकर, अपनी आशाओं को त्याग कर अपने आप को बिल्कुल कमजोर कर लिया था उन लोगों के सामने। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत अपने ऊपर हर अत्याचार बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने बच्चे के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसा ही हुआ सारिका के साथ, जिसके एक कदम ने उसकी जिंदगी ही पूरी पलट कर रख दी। उस हादसे ने सारिका की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया, जिसने उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। सारिका अपने जीवन में हो रही मानसिक हिंसा को बहुत सहनशीलता से सहन कर रही थी। शारीरिक हिंसा कई गुना पीड़ादायी होती है। ये मानसिक हिंसा जिसे झेलते हुए सारिका अपनी जिंदगी का समय बिता रही थी। इस कठिन समय में उसके घर माँ का आगमन होता है और नमन नवरात्रि के 9 व्रत कर रहा था। सारिका अपने घर के कामों में लगी है और कविता जी रोज की तरह सोफे पर बैठकर सारिका को कोसने और टीवी देखने में लगी है। नमन घर के मंदिर में देवी माँ की पूजा कर रहा है कि उसकी लड़की खेलती हुई वहाँ आ जाती है और उसका पैर माता के लगने वाले भोग में चला जाता है। नमन को तो अपनी बेटी जो एक आंख नहीं सुहाती थी, उसे ऐसा करता देखकर उसने गुस्से में पूजा से उठकर अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया। सारिका के कानों में जब उसकी 5 साल की बेटी के रोने की आवाज पड़ती है तो वो घबरा गई और सारिका भागती हुई रोने की आवाज की तरफ दौड़ती है और जब अपनी बेटी को पीटता हुआ देखती है तो उसका सीना छलनी हो जाता है। सारिका भाग करके नमन के हाथ को अपने हाथों से रोकती है और झटके से उसे पीछे कर देती है, जिससे नमन गिरने से बचता है। ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह कोई अपने बच्चे को मारता है भला? सारिका गुस्से में लाल होकर, हाँ ऐसे ही मारूंगा मैं, और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। नमन गुस्से में, अच्छा मैं रोकूंगी तुम्हें, किसी और से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही जरूरत है। सारिका गुस्से से नमन को देखते हुए, तुम अपने पति को रोकोगी? तुम्हें इतनी औकात नहीं है और ना इतना दम कि तुम मेरा सामना कर सको। नमन सारिका को देखकर और नमन फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए हाथ उठाता है और जैसे ही हाथ आगे करता है, सारिका अपने एक हाथ से नमन के हाथ को रोककर
और दूसरे हाथ से सारिका एक जोरदार थप्पड़ नमन के गालों पर रख देती है। ऐसा करते ही नमन हतप्रभ सा रह जाता है। फिर कुछ देर बाद चेतना में आने के बाद नमन सारिका को गुस्से भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसकी नजरों से आज डरने की बजाय आज उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर बोलना शुरू करती है। दूर से खड़ी कविता जी ये दृश्य देखकर कमरे में जाती हुई बाहर ही रुक जाती हैं और अपने गालों पर हाथ फेरते हुए सोचती है कि कहीं मैं भी अंदर गई और मेरे भी आज थप्पड़ पड़ गए। और उस दृश्य को अपने मन में सोचकर वो बहुत तेज अपना सिर नामे हिलाती है और खुद से ही कविता कहती है, नहीं कविता, अंदर जाकर पिटने से बढ़िया बाहर रहकर सब देखने में ही भलाई है। बिल्कुल कविता। फिर कविता के कानों में सारिका की आवाज पड़ती है, बस अब बहुत हुआ। जब तक आप लोग मुझे बोल रहे थे, मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, कोई बात नहीं, मैं भी सब बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, इसीलिए मुझे सब बर्दाश्त था। लेकिन आज तो आप लोगों ने हद कर दी। अपने घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कोई बाप कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद को जल्लादों की तरह नहीं मारता है, जैसे कि तुम कर रहे हो। तुम तो देवी के भक्त हो ना, उनकी ही पूजा आराधना कर रहे थे, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि छोटी बच्ची उन्हीं का रूप होती है, और तुम उन्हीं के रूप को इतनी निर्दयता से मार रहे थे। आज तुम लोगों ने मेरे माँ द्वारा दी गई सीख से उत्पन्न सब्र के उस बांध की हर सीमा को तुम लोगों ने तुड़वा दिया, और आज मैंने मर्यादा की सीमा भी लांघ दी, बिना किसी संकोच, क्योंकि एक पत्नी, एक बहू, एक बहन, एक बेटी सब कुछ सहन कर लेती है, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना और या मानसिक। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे पर हो रहे प्रताड़ना को देखती है तो वो हर रिश्ते को भूल जाती है, और फिर वो अपने बच्चे के लिए अन्नपूर्णा का रूप त्याग कर काली के रूप में धारण करने में एक पल नहीं लगाती, और अपनी हर मर्यादा को उतारकर एक पल में ताक पर रख देती है। सारिका गुस्से में काली की तरह गर्जना करते हुए, तुम लोगों ने मुझे पापा जी की मौत का जिम्मेदार बनाया, मैंने वो भी हंसते हंसते सहन कर लिया कि कोई नहीं, माँ ने अपनी बेशकीमती चीज अपने जीवन साथी को खोया है, और तुमने अपने पिता को खोया है। पर जब तुम लोगों ने मुझे मेरी ही बेटी की मृत्यु के लिए उसका अपराधी बनाया तो मैं अंदर तक टूट गई। कभी तुम्हारी माँ ने ये नहीं सोचा कि उस नन्ही सी जान को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा था, वो मेरी पहली औलाद थी। पहली औलाद एक माँ के लिए कितनी स्पेशल होती है। लेकिन नहीं, तुम घृणित मानसिकता वाले लोगों को क्या फर्क पड़ता है, तुमको और तुम्हारी माँ को तो बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा पा करके तुम लोग उसके द्वारा अपनी इस घृणित मानसिकता को और आगे जो बढ़ाना चाहते थे। लेकिन नहीं, ईश्वर की कृपा से मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस जो मिल गई, लेकिन तुम लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आज तक मेरी बेटी को ना बाप का ना दादी का, दोनों ही में से किसी का भी प्यार नहीं मिला। और तुम जब देखे तब क्या बोलते हो कि मेरी क्या औकात है। अरे तुम्हारी क्या औकात है जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध बनाता हो, हर जगह तीसरी जगह मुंह मारते हो। तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब पता है। अगर मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैं इस घर की इज्जत सारे बीच बाजार में नीलाम ना हो इसीलिए चुप थी। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अपने आप को कुलच्छनी, बेहया, खा जाने वाली और नहीं पता क्या बोलना सुनाऊंगी। अगर मैं ऐसे ही गलत को बर्दाश्त करूंगी तो अपनी गुड़िया को गलत के खिलाफ लड़ना सिखाऊंगी। तो अब बस मैं ही अपनी माँ की सीख के आगे अपने नाम के मतलब को भूल गई थी।
लेकिन अब और नहीं। अब मेरे अब मुझे मेरे नाम का मतलब याद करने का वक्त आ गया है। मुझे याद आ गया है कि मैं उस प्रथम शक्ति का अंश हूँ। सारिका गुस्से में लाल आंखें करके नमन को देखकर सब एक सांस में बोल जाती है। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया। मैं वैसे भी तुम्हें बोलने वाला भी था कि मैं अब तुम्हें या तुम्हारी इस बेटी को और नहीं झेल सकता। और सबसे बड़ी बात, वैसे भी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। अगर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं हो। इस समाज में अगर सारिका नमन सिंघानिया में से नमन सिंघानिया हट जाए तो इस समाज में सारिका को ना कोई जानता है और ना ही कोई पूछेगा, क्या हो तुम मेरे बिना? क्या आता है तुम्हें? अपनी जिंदगी में चूल्हे चौके के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? अगर मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम कुछ नहीं हो। नमन अभी बोल ही रहा था कि सारिका बीच में बस बहुत हो गया। मैंने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, अपने सम्मान को ताक पर रखकर तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस घृणित और निम्न मानसिकता को अब बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। और क्या कहा तुमने कि तुम्हारे नाम के बिना मेरी कोई अहमियत नहीं है? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और एक औरत को अपने पहचान के लिए किसी पुरुष के नाम की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब्र करो। अगर मैंने बिना तुम्हारे नाम के ऐसा काम करके ना दिखाया जिससे तुम्हारे रातों की नींद ना उड़ जाए, तो मैं भी सारिका नहीं, तुम एक औरत की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से बेखबर हो, या यूं बोलूं कोसों दूर हो। और रही बात तुम्हारे साथ रहने की, आज तक तुम्हारा होना ना होना सब एक बराबर ही तो था। तुम मेरे पास तब ही आते थे जब तुम्हें शारीरिक सुख की तीव्र अभिलाषा होती थी। तुम्हें तो मुझे कभी अर्धांगिनी समझा ही नहीं। तुम तो मुझे अपनी सेक्स पार्टनर, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो तुमने मुझे अपनी वेश्या समझ रखा था कि जब मन किया आकर इस गोरी चमड़ी को जंगली भूखे कुत्ते की तरह नोच लिया, और जब मन भर गया तो चल दिया। तुम्हारे इस शारीरिक सुख की अभिलाषा में मेरी मर्जी है कि नहीं? उस समय उस अभिलाषा को भोगना चाहती हूँ कि नहीं, उसे तुम्हें कोई मर्जी नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो फिर बस चलो बेड पर, चाहे दिन हो या चाहे रात। बस अपनी शरीर को तुम्हें सौंप दो। इसको तुम प्यार का नाम देते थे। समाज के सामने ऐसी घृणित मानसिकता को थू है। अब सब मैं और अपनी इज्जत को खूंटी पर टांग कर नहीं रख सकती और नहीं रह सकती ऐसे। बस अब और अपने आप को मारकर नहीं जी सकती मैं। जितना सहन करने का सब्र था अब तब तक कर चुकी, अब और नहीं है मेरे। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। सारिका नमन को देखकर तभी कविता जी कमरे में आती हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ता है क्या? नमन तुम्हारा पति है और तुम पति परमेश्वर होता है। उसका हक है तुम्हें बोलने का, और वैसे भी वो कौन सा तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है? कविता जाती हुई सारिका का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, सही बोला आपने, पति परमेश्वर होता है, लेकिन जब तक वो सही राह पर हो तब तक। लेकिन जब वो गलत राह पर हो जाता है तो फिर उस पति को परमेश्वर बनाए रखने के लिए हमें अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और सपनों को ताक पर रखकर उसे परमेश्वर बनाना होता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो उसे सती सावित्री का धर्म मजबूरी में निभाने होते हैं। न चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है जो उसे बचपन से सिखाया गया। दिल तो उसे गलतियां दिखाता है, लेकिन दिमाग उसे बचपन से सिखाई सीख याद दिलाता है कि पति चाहे तुम्हें कितना प्रताड़ित करे, लेकिन वो तुम्हारा परमेश्वर है। और रही बात प्रताड़ना देना की, तो शारीरिक प्रताड़ना ही प्रताड़ना नहीं होती। शारीरिक प्रताड़ना से कहीं ज्यादा दुखदायी मानसिकता प्रताड़ना होती है, क्योंकि शरीर नंगा करके दिए जख्म एक दिन, एक हफ्ते, 6 महीने, नहीं तो 1 साल में भर जाते हैं।
लेकिन कपड़े पहने शरीर को दिए हुए जख्म मरते समय तक हरे के हरे रहते हैं। बस कुछ समय के लिए वो जख्म भरने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब भविष्य में वो बात कभी भी किसी भी कारण से याद आती है तो वो जख्म एक पल में हरे हो जाते हैं। सारिका कविता जी को देख करके बोलती है और फिर अपना हाथ छुड़ाकर अपनी बेटी के साथ कमरे में चली जाती है। लगभग 3 घंटे बाद सारिका अपनी बेटी के साथ नीचे आती है और अपने हाथ में बैग लेकर आती है। और कविता और नमन को देखकर ये मत सोचिएगा कि मैं इस बैग में आप लोगों का सामान लेकर जा रही हूँ। गलतफहमी मत पालना कि आप लोगों के दिए गहने, कपड़े और बेशकीमती चीज लेकर जा रही हूँ। मैं बस अपने पापा की दी हुई चीजों को लेकर जा रही हूँ जो अपने साथ लाई थी। मेरे जाने के बाद आप लोग कमरे में जाकर के देख लेना कि कहीं आप लोगों की इस नौकरानी ने कोई सामान तो नहीं चुरा लिया। इतना बोलकर सारिका दरवाजे की तरफ अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ती है और कुछ कदम चलकर रुकती है और पीछे मुड़कर तेज आवाज में एक बात जाते जाते बोल दूं, एक औरत को कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं होती है अपनी पहचान बनाने के लिए इस समाज में, लेकिन एक मर्द को हर एक कदम पर एक औरत चाहिए, चाहे वो जन्म लेने के लिए माँ के रूप में, अपनी जिंदगी में एक जीवन साथी अर्थात पत्नी के रूप में, चाहे अपने कामों को करवाने के लिए और अपार निश्चल प्यार के लिए बहन के रूप में। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे एक औरत की आवश्यकता होती है, लेकिन तब भी उस औरत को सम्मान और थोड़ा सा प्यार और विश्वास देने में तुम मर्दों को अपनी नानी याद आ जाती है। या खुले शब्दों में बोलूं तो जैसे इनसे इनकी दोनों किडनी मांग ली हो। ये सब देने के बदले जिसके दे देंगे तो ये तुरंत मर जाएंगे। सारिका नमन से अपने सारे रिश्ते तोड़कर अपनी बेटी के साथ वहां से अपने माँ बाप के घर के लिए निकल जाती है। सारिका का मायका आज सुबह से ही पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मीनाक्षी जी चिंतित स्वर में शेखर जी से, अरे मीनाक्षी, तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। मौसम बदल रहा है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। लो पानी पी लो। शेखर मीनाक्षी को समझाते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए मीनाक्षी अभी पानी पी रही होती है कि तभी सारिका अपनी बेटी के साथ अपने घर में आती है। सारिका तुम, मीनाक्षी के बोलने पर शेखर भी दरवाजे की तरफ देखता है और सारिका को देखकर खुश हो जाता है और उठकर सारिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सारिका अपने पापा को देखकर सामान दरवाजे पर छोड़कर भागते हुए जाकर अपने पापा के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? शेखर सारिका के सर पर हाथ फेरते हुए सारिका बस रोती जाती है अपने पापा के सीने से लगकर। उसे ऐसे लग रहा था जैसे मानो वर्षों से प्यासी भूमि को प्यार से भरी पानी की बूंदें बादलों से मिल गई हो। कुछ देर रोने के बाद सारिका अपने पापा के सीने से अलग होकर सोफे पर बैठ जाती है और शेखर उसकी बगल में बैठ जाता है और उसके सामने पानी का गिलास बढ़ाता है। सारिका एक नज़र अपने पापा को देखती है, जिनके ये सब सुनते हैं तो उन्हें नमन और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और सारिका के लिए निर्णय का समर्थन करते हैं। तभी आस्था आती है और बोलती है, मुझे तो अब शादी के दिन उनके दहेज लेने का पता चला तो भी मैं तभी समझ गई थी कि ये लोग बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन अंकल आंटी से इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि आप लोग ये ना सोचे कि मैं कहीं सारिका का रिश्ता तुड़वा रही हूँ। इसीलिए मैंने बस सारिका से एक प्रॉमिस मांगा, लेकिन इसने भी मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। आस्था इतना बोलकर वहाँ से ऊपर छत पर चली जाती है। शेखर जी, जाओ बेटा, वो आपसे बहुत गुस्सा है और सिर्फ आप ही उसे मना सकती हो। सारिका हामी सिर हिलाकर आस्था के पीछे चली जाती है। सारिका पीछे से जाकर आस्था को हक करके बोलती है, सॉरी, मुझे माफ कर देना यार। सारिका आस्था के गले लगी हुई, मैं कौन हूँ तेरे लिए जिसे तू माफी मांग रही है? अगर मैं तेरे लिए कुछ होती
तो तू मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती ना, कि मेरा प्रॉमिस तोड़ देती है। सारिका उसे अपनी तरफ करके अपने कानों को पकड़कर लास्ट टाइम माफ कर दे। और रही बात रिश्ते की, तो इस रिश्ते को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इतना बोलकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आस्था सारिका को देखकर तुरंत अपने गले लगा लेती है। तू बहुत बुरी है, इतने सालों से तू सब कुछ अकेले ही सब कुछ सहन कर रही थी, एक बार भी मेरे से नहीं बोला तूने। अब की बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा तूने कुछ भी काम किया तो तुझे बोलने तो नहीं बंद करूंगी, लेकिन हाँ, लट से मारूंगी तुझे। तभी सारिका की बेटी लवली आती है। मैं भी लूँ मम्मा, बड़ी मासूमियत से। हाँ, मेरा बच्चा। और आस्था लवली को गोद में उठा लेती है और तीनों बहुत खुश होते हैं। और छत पर से अस्त होते हुए सूरज को तीनों देखते हुए आज सारिका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। 3 साल बाद मैम, आपको डॉक्टर बनकर के कैसा लग रहा है? आप प्लीज कुछ तो बताइए। रिपोर्टर सारिका के जवाब का बेचैनी से इंतजार करते हुए सारिका अपने दर्द भरे अतीत के पन्नों से वर्तमान के सुंदर और सुखद एहसास में आते हुए, जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। सारिका मुस्कुराते हुए, मैम आप अपने डॉक्टर बनने में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग और भूमिका मानती है? रिपोर्टर सारिका से अगले सवाल के साथ, जी अगर सहयोग की बात करूं तो मेरे माँ पापा, मेरी दोस्त आस्था, इन सब का बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्हें मैं जिंदगी भर थैंक्स बोलूं तो भी कम रहेगा, लेकिन मैं इनके सहयोग को कभी उतार नहीं पाऊंगी। सारिका अपने सामने खड़े पर अपने परिवार को देखकर और भूमिका किसको देगी? सारिका एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, मेरे डॉक्टर बनने का सबसे बड़ी भूमिका में मेरे छोड़े हुए ससुराल को दूंगी।